अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे मेहमान इंजीनियर कमरुल इस्लाम रुकन कौमी असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब सैयद ज़फ़र अली शाह एडवोकेट रहनुमा तहरीक इंसाफ और साकिब बशीर सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आज अहम कुछ डेवलपमेंट्स हाई कोर्ट में हुई हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ज़फ़र अली शाह साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपके रहनुमा जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको कुछ रिलीफ मिलने वाली है, और कितनी तवक्को है उनके बाहर आने की, क्योंकि अब तो अमरीकी कांग्रेस की तरफ से भी करारदादें आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की काउंसिल है उसकी तरफ से भी करारदादें आ रही हैं। तो ये इसको आप मुदाखलत समझते हैं या साजिश? मुतीउल्लाह खान साहब, पहली बात तो ये है कि वो मेरे लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के रहनुमा हैं। और आप जिस तरीके से अभी खुद फरमा रहे हैं, आपके अमेरिकन कांग्रेस और यूनाइटेड नेशन, ही इज़ द फर्स्ट लीडर जिसका यूनाइटेड नेशन ने किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस का उन्होंने, जिस पर ये ले दे बात हो रही है, ये बड़ी मुदाखलत है जी। ये हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी और लोग, चले वो देखते हैं कि वो मुदाखलत इसको कैसे कह रहे हैं। तो वो एक मुसलमान लीडर है पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी का, बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क। मतलब आपने फरमाया कि क्या कहाँ तक इसकी उम्मीद है कि उनके बारे में हम कचहरी के लोग हैं, जिंदगी गुजर गई है, लोग जाते हैं ना इस तरह जेल में, फिर इसी तरह वापस भी आ जाते हैं। मतलब कोई जेल आज तक खासकर किसी सियासी लीडर के उसके सर पर नहीं गिरी। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि वो कितना फेस कर लेते हैं इसको, जेल को। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने फेस किया ना जेल को, शायद किसी कम ही पॉलिटिकल लीडर ने की हो। तो वो गए हैं 201 या 205 गालबन फिगर, इतना मुकदमा आज तक कभी किसी पर भी नहीं बना। इवन जो हार्डन क्रिमिनल टेररिस्ट हैं उन पर भी इतने मुकदमे नहीं बने जितने इमरान खान साहब पर मुकदमे बनाए गए हैं। और उन मुकदमों का असर क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया भी देख रही है, पूरी कौम भी देख रही है, और साफ़ी प्रोग्राम भी देख रहा है उनको कि वो उनमें कितनी कुछ जान होगी और वो कितना कुछ ये मुकदमों के बहाने एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको कितना अरसा रख सकेगी, ये क्वेश्चन है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो यही होता रहा है ना, आप इसकी तायद करते हैं? नहीं, बड़ा फर्क है। अच्छा, ओहो हो वज़ीर जान साहब, आपको भी पता है, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, हाँ, मतलब उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट थी, अब भी इस्टेब्लिशमेंट है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो हुआ उस वक्त भी वही इस्टेब्लिशमेंट थी, अब भी वही इस्टेब्लिशमेंट है, या कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। कितना बड़ा फ़र्क है? मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में और इस इस्टेब्लिशमेंट में देखिए, इस्टेब्लिशमेंट चूँकि चेंज। और एक और बात बताऊँ आप, इस्टेब्लिशमें विद इन दी इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो कि नज़र नहीं आती ना आपको ना मुझे, और ये बहुत सारे लोग जो हम होते हैं सीन पर, साफत के या सियासत के लोग, तो उस इस्टेब्लिशमेंट पे और इस इस्टेब्लिशमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैंने इतनी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इतनी क्रूर इस्टेब्लिशमेंट मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। जी कमरुल इस्लाम साहब, कोई चांस आपको नज़र आ रहा है खान साहब के बाहर आने का? ये मुकदमात जिस तरीके से अब जिस सतह पर पहुंच गए हैं, कोई ना कोई तो इसका मंतकी नतीजा निकलने वाला है। तो अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो आपकी सियासत पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, कोई क़यामत नहीं आएगी। जैसे शाह साहब ने कहा कि जो जेल में जाता है वो बाहर भी आता है, और उसमें मुद्दत वेरी कर सकती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बाहर आना है, तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हम आज भी अवाम में ही जा रहे हैं, अवाम से ही आए थे, और सियासी जमातों में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। किसी टाइम पे मुस्लिम लीग नून, शाह साहब जब उसका हिस्सा थे, तो उस वक्त एक टाइम था जब शायद कोई दर्जन भर सीटें रह गई थी, फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत भी मिली। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं।
तो दूसरा जो इन्होंने फरमाया कि जी ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो वो शायद इसलिए नज़र आ रहा है कि जो दूसरी या आखिरी शादी होती है वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अच्छा, तो मतलब किस से, एस्टैब्लिशमेंट से या नहीं? अच्छा, शादियां तो दो हुई है ना, एक इन्होंने की है, एक आपने की है। मैं आपकी जमातों मैं इनकी दूसरी की बात। अच्छा, अपनी दूसरी की बात। दूसरी की अट्रैक्शन हमें अल्लाह ताला पता नहीं कोई मौका शायद दे तो हम दूसरी। नहीं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो दूसरी शादी है ना। नहीं, मैं सियासी जमात की बात कर रहा हूँ। वो दूसरा जो होती है दुल्हन वो ज्यादा प्यारी भी लगती है, और बंदा कहता है जमीन आसमान का फर्क है। कोई चांस है पहले में, कोई चांस। और तीसरी बात मैं सिर्फ एक तस्दीक कर दूं, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, इसको किसी ने ये नहीं देखा कि वो कैसे आई है। तो सिंपल ये हुआ कि एक सोर्स ने कंप्लेंट की वहाँ पे, और उस कंप्लेंट का उन्होंने उसकी क्वेरी भेजी हुकूमत पाकिस्तान के पास। अब इसका इल्म नहीं है कि वो रवायती जो हमारे सुर्खफीते में नालायकी होती है वो थी या क्या था, तो उसका जवाब नहीं गया। तो वो एक किस्म का एक्स पार्टी उन्होंने कहा कि चूंकि जवाब नहीं आया लिहाजा ये सारी चीज़ें अजम्पशंस पे हैं, जिसका आज बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है। जवाब किसने देना था? जिसने भी देना था, किसी बाबू ने देना होगा ना, आपके वज़ीर ख़ारजा ने देना था ना, और किसी वज़ारत ख़ारजा के किसी बाबू ने देना होगा। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें, इसाक डार ने देना था कि नहीं? वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने देना। वज़ीर ख़ारजा ऑब्वियसली वही हैं, लेकिन फाइल्स का या निज़ाम ऐसा होता है कि अक्सर चिट्ठियाँ अनअटेंडेड रहती हैं, जवाब नहीं आता, तो वो कहीं 7 हो गया। लेकिन मैं तो सिर्फ उस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ये कोई किसी रिसर्च के बाद, किसी काउंटर आर्गूमेंट के बाद ये राय नहीं आई। इसकी में ऑन द फेस ऑफ इट लिखा हुआ है कि चूंकि जवाब नहीं आया हमारी क्वेरी का, और जवाब चला जाता कि पाकिस्तान में इतने मुकदमात में उन्हें जमानतें मिली हैं, इस वक्त जो है वो तीसरी शादी जो है वो 205 मुकदमात हैं, जवाब में देख देते 205 मुकदमात हैं जी, ये आप लिख देते हैं और वो तस्लीम कर लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए जी। उसकी वजह शाह साहब बड़ा लंबा इनका लीगल कैरियर है, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जब हमने PPC पढ़ी और कानून शहादत और चीज़ें, तो उसमें हर FIR में लिखा होता है कि फ़लाँ शख्स ने ललकारा मारा, और फिर उसके बाद उसने कहा बच के जाने ना पाए, और उसके बाद फिर दूसरे ने फायर किया। वैसे सियासी मुकदमात नहीं है? नहीं, ये जो ट्विटर है, इमरान खान सियासी कैदी हैं या नहीं? क्या ये ट्विटर आज का ललकारा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है इमरान खान सियासी कैदी हैं या नहीं? इमरान खान पार्शली सियासी कैदी हैं। अच्छा, उनकी बुनियाद सियासत थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो फिर सियासत से आगे चला गया था, जो किसी और जमात ने इससे पहले नहीं किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया जो। ठीक है, ज़फ़र अली शाह साहब, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं या होने चाहिए आपके ख्याल में? मेरा इस पे मतलब, चूँकि मैं कभी अल्लाह की मेहरबानी से मतलब जन साहब आपको पता, मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास से भी कभी नहीं गुजरा। अच्छा। और मैं बल्कि पॉलिटिकल जो डेस्क है इस दुनिया का, सियासत का, लेकिन आपकी रिहाइश तो बड़े एहसास इलाके। वो तो ठीक है, वहाँ वो एक दफ़ा मेरे घर मीटिंग थी। अच्छा, MRD की। अच्छा, तमाम जो बड़े अहदेदार हैं और बड़े लीडर हैं वो मेरे घर बैठे हुए थे। वेट हो रहा था मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब का। अच्छा, तो उनको थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गई। वो उन्होंने पूछा उनके ड्राइवर को, मैंने बताया कि वहाँ गए, तो आते ही मोहतरमा ने ये कहा, शाह ये तो बातें हमारी सुनते होंगे। मैं क्या, मुझे नहीं पता बीबी कि वो हमारी बातें सुनते हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो सुनते हैं ना तो यकीन रखें फिर मैं भी सुनता हूँ। और ये मीटिंग कौन से साल की बात है? ये MRD की। हाँ, तो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट को हमने बड़ा ख़राब कर दिया है, और उससे मैं समझता हूँ कि हमारे से मुराद पॉलिटिकल माइंड का है, उसका भी रोल। नहीं, आपकी पार्टी के भी कोई राब्ते नहीं है ना एस्टैब्लिशमेंट से? आई डोंट थिंक पार्टी का मैं नहीं कह सकता। आपको थोड़ी बताते होंगे वो तो। नहीं, मैं पूछता भी नहीं और ना मुझे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट से
इमरान खान का कोई रब्ता नहीं है, कोई रब्ता नहीं है। बहरहाल साकिब बशीर साहब, क्या इम्कानात हैं इमरान खान साहब के न सिर्फ ये कि बाहर आने के, बल्कि PTI के भी हालात सियासी तौर पे बदलने के, और ये फार्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब मुतहरक हो गए हैं, और आज मैं देख रहा था कि कल लाहौर के भी एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मरीम नवाज़ के भी फार्म 45 तलब कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है। तो ये कुल कितने अंदाज़न केसेस होंगे और इनमें कितना इम्कान है कि ज़्यादातर जो सीटें हैं वापस PTI को मिल जाए? एक तो जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनमें एक केस आखिरी केस है जिसमें वो अभी फ़िलहाल बज़ाहिर जो है वो रिकॉर्ड पे जो है वो गिरफ़्तार हैं, वो इद्दत का केस है। इस केस में आज और कल जो है वो कल से अपील पर आगाज़ हो चुका है, आज भी उसमें दलाइल हुए हैं और 10 या 12 जुलाई से पहले उस पर फैसला आ जाना है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि किसी और केस में उनकी गिरफ़्तारी होती है या नहीं होती, या क्या जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक चीज़ वैसे मैं ऐड कर दूँ, यहाँ वो डिस्कशन हो रही थी कि 205 या 210 केसेस हैं, तो ये मेरे ख्याल में अपनी नोयत की जो फिगर है, जो तादाद है केसेस की, ये कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि काबिल तारीफ़ हो। ठीक है, केसेस बनाए जाएं, पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं 2, 4, 6, मतलब केसेस एक केस पे फोकस किया जाता तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होता बजाय कि तादाद जो है वो ज़्यादा उस पर सवालात उठते हैं कि ये आप पूरे जहान में जहाँ भी हो तो उस पर केस जो है वो बना दें। कमरुल इस्लाम साहब कहते हैं कि ललकारा भी तो एक जुर्म है ना, और ट्विटर पे सोशल मीडिया पे जो ललकारा मांगते हैं नहीं, ललकारा जो है वो यकीनन जुर्म है, और जो कमरुल इस्लाम साहब के साथ हुआ या इनकी पार्टी के साथ जो हुआ वो भी कोई अच्छा नहीं था। वो तब भी उस पर कंडेम ही हम करते रहे या नैब इस्तेमाल होता रहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, तब भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन अब भी जो रवायात पड़ी हैं, मतलब 205 केसेस की रवायत एक पड़ी है ना कि आपने एक पॉलिटिकल मुखालिफ के खिलाफ 205 केस बना दिए, तो ये रवायत फिर रवायतें चलती होती हैं। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने आज मंजूरी दी केस की, तो ये रवायतें फिर चलती होती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल है पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फिर उसी तरह ही देखना चाहिए। जहां तक ट्रिब्यूनल्स की आपने बात की, ट्रिब्यूनल्स कल सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत अहम है, क्योंकि जो मामलात हैं फॉर्म 47 के या मुबैना धांधली के जो इल्ज़ामात हैं PTI के, वो सारे पंजाब फोकस्ड हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। और पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उस नोटिफिकेशन के बाद बने थे, और उन्हीं 8 ट्रिब्यूनल्स का फेट कल डिसाइड होना है। जिस तरह आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने या जो पार्लियामेंट है उसने कोई कानून साजी कर दी तो फिर हम उसमें नहीं जा सकते। तो वो आपको पता है कि कल जुमरात को सेनेट का इजलास भी बुलाया हुआ है, जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, तो उस तनाजुर में वो कानून साजी भी अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि वो 8 जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं जो काम कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं बने और इलेक्शन कमीशन आज खुद बनाए, और इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जो है वो जज लगा देता है, तो ये एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो होगा। फिर ये देखा जाएगा कि वो उनकी काबिलियत क्या है। फिर ये एक अलग से ये सवाल भी आएगा कि जो 8 लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं उन पर क्या इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ है कि वो उनकी काबिलियत नहीं है या वो जो है वो बाइस्ड है या कोई ऐसी चीज़ है। साकिब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन पेश होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से कोई अबूरी हुक्म भी मांगेगा 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल के काम को रोकने के लिए लाहौर में? बिल्कुल वो मांगेगा। उसकी वजह यह है कि जो 8 ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। किसी की 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। जिस तरह आपने बताया कि मरीम नवाज उनके फॉर्म 45 मांगे गए हैं, तो जो भी ट्रिब्यूनल काम शुरू करता है सबसे पहले वो फॉर्म 45 का ही ऑर्डर करता है या दीगर जो उनके रिप्लाइज हैं। तो वो जब काम शुरू हो चुका है तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आगे बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर स्टे मांगेगा और सुप्रीम कोर्ट दे भी सकती है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम इशूज़ भी हमारे साथ नून लीग के रहनुमा कमरुल इस्लाम साहब और ज़फ़र अली शाह साहब और सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर।